गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब न्यूमेरिकल के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको ये न्यू जीवन के लिए जो जीवन सेंस पब्लिकेशन की है, न्यू कॉलेज की, ये वाली आपको प्रैक्टिकल फाइल खरीदनी है। इसमें आपके पहले सारे प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, 10 है इन टोटल, और बाद में आपकी फ़ाइल भी एसी में। तो आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही लेंगे। इसमें आपके पास आगे प्रैक्टिकल आ जाएंगे, पीछे आपके पास स्पेस रहेगा अपने प्रैक्टिकल नोट डाउन करने के लिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो हम कर रहे हैं। हियर इट इज़, दैट इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखिए, वैसे तो आप ये न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं ट्रेपेजॉइडल। जैसे आपको एक क्वेश्चन ऐसा लिखा मिलता है अपने न्यूमेरिकल की बुक में कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आप क्या करते थे, आपके पास फॉर्मूला था वहाँ पे ये वाला, आप यही लगाते थे। अब हमें क्या हो रहा है कि जैसे एक बच्चा था, उसने कहा कि मैम कि ये वाला क्वेश्चन है मेरा, कोई दूसरा आया, उसने कोई दूसरा क्वेश्चन दिया, थर्ड आया, तीसरा दे दिया। तो ऐसे ही अगर आप ये देखो कि अगर मैं 9-10 साल की बात करूँ तो 9-10 साल में हर क्लास में कितने बच्चे आए होंगे। अगर 30 मान लो 1 साल के हैं तो 9-10 साल में 300 हो गए, तो 300 क्वेश्चन है मेरे पास अब। और ऐसे अगर ये चलता ही रहेगा न्यूमेरिकल के उसमें, तो मेरे पास कितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब हमने क्या किया है, हम एक कंप्यूटर में प्रोग्राम बना देते हैं कि जो बच्चा जो भी क्वेश्चन दे, जैसे एक्स के लिए या वाई के लिए ऐसे, तो हम एक बना के रख दें पहले ही। सपोज़ देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसी में समझा देती हूँ। जैसे ये लिया हमने, ये क्वेश्चन है मेरा। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि मैं कितने इंटरवल में डिवाइड करके चलूँ, कैसे बनाऊँ। तो सपोज़ मैंने पहले इसका प्रोग्राम बनाया है कि मैं ये टाइप करूँ और मेरा आंसर आ जाए। तो देखिए कैसे इसने कहा है। सबसे पहले इसने यहाँ से लाइन शुरू होगी आपकी, आपको ये नहीं लिखना है, अपने कंप्यूटर में टाइप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक कमेंट। इनके बीच में जो भी लिखा होगा ये कमेंट होता है। अगर आपने इसमें गलती से ट्रेपेजॉइडल की स्पेलिंग गलत भी लिख दी है तो कंप्यूटर को उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको रीड आउट नहीं करता है। इन दोनों साइन के बीच में जो भी लिखा है वो कमेंट होता है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। ये बुक वाले ने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप अपने प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा। हैश इंक्लूड क्या है, डायरेक्टरिव है। अब क्या होता है, जैसे आपने प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब क्लास में पढ़े होंगे सी में। तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, आपको ये पता है प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने स्क्रीन पे लिखा है वो आपको कहाँ मिल जाए, आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब ऐसे आ जाए। स्कैन एफ का मतलब क्या है, कोई आपने वैल्यू लिखी ब्लैक वाली स्क्रीन पे, ब्लू पे आ जाए, स्कैन हो जाए कि भाई एक्स की वैल्यू मैंने दी है, जाके कंप्यूटर की मेमोरी में फिक्स हो जाए, यही मतलब है। लेकिन ये कहाँ पता चला आपको, कब आपने बताया ऐसा कि प्रिंट एफ का काम ये रहेगा, स्कैन एफ का ये काम रहेगा? आपने तो नहीं बताया ना, आपने तो सिर्फ उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे आपने पहला अपना प्रोग्राम लिखा, उसमें पहला वर्ड ही ऐसे लिख दिया, प्रिंट एफ। आपको कहाँ से पता चला प्रिंट एफ का ये काम है? ये इन फाइल्स के अंदर रखा हुआ है, ये हेडर फाइल है, इनके अंदर बताया हुआ है पहले से ही। आप बस उसका नाम लिख देते हो तो ये जाके हेडर फाइल इंक्लूड करेगी उस हेडर। हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, जाके इस फाइल को इंक्लूड कर दो मेरे प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ यूज़ करूँगी प्रिंट एफ भी, स्कैन एफ भी, इसलिए। जैसे कि आप कैलकुलेटर ले लीजिए, आपने कैलकुलेटर में प्लस का साइन दबाया, जैसे 5 + 6 किया। तो जैसे ही आपने ये वाला सिंबल दबाया तो आपने क्या उसको कहीं काम बताया पहले कि इसका मतलब ये कि आप इसको काउंट करो और ऐड कर दो उसमें? ये नहीं बताया। आपने जस्ट एक सिंबल ऐसे प्रेस किया, ये वाला प्रेस कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये इन सब का पहले से उसमें फंक्शन बना हुआ है अंदर, आप इनको नॉर्मली यूज़ करते जा रहे हो। जैसे आपके फ़ोन में ही है, आपके फ़ोन में आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप में जैसे आपने कुछ टाइप किया है, टाइप करने के बाद एरो सिंबल आया, दैट मीन्स चला जाएगा मैसेज सामने वाले को। तो आपने इसका काम इसको नहीं बताया, पहले से प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे ही इनके अंदर क्या क्या है, इंक्लूड का मतलब कि भाई हम इस फाइल के अंदर उसको भी यूज़ करेंगे। stdio.h, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये याद रखना क्योंकि ये वाइवा का भी क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इस पर क्या क्या होते हैं, इनपुट कौन होता है, स्कैन एफ, आउटपुट कौन होता है, प्रिंट एफ। अब स्कैन एफ क्या होता है, स्कैन फंक्शन। एफ किसके लिए यूज़ होता है, फंक्शन के लिए, यहाँ से मिला है बन के स्कैन एफ। ऐसे ही प्रिंट फंक्शन, इन वर्ड से मिलके क्या बना है, प्रिंट एफ। देखो आपने ऐसे देखा होगा ना, स्कैन एफ, इसके आगे ऐसे इसमें करके लिखा होता है सब कुछ, जिसके भी आगे ये पैरेंथेसिस आती है दैट मीन्स वो क्या है, एक फंक्शन।
ऐसे ही प्रिंट एफ, इसके आगे पैरेंथेसिस होती है, ये भी क्या है, एक फंक्शन। अच्छा कॉन्यो, नेक्स्ट कॉन्यो हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसमें कौन आते हैं, गेट सी एच एंड रिटर्न, ये दो फंक्शन इसके अंदर आते हैं। अब अगर आपने मैथ का कोई फंक्शन यूज़ किया है तो उसके लिए लगा दी है हमने फाइल कौन सी, math.h। अब हम यहाँ पे आए, हमने शुरू किया है फंक्शन पहले बनाना, फ्लोट एफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर फ्लोट, इसका मतलब क्या है, एक हम फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, एफ है, जो किस टाइप का आंसर देगा, फ्लोट टाइप का, जिसके अंदर वैल्यू भी कैसी जाएगी, फ्लोट टाइप की जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बना के छोड़ दिया है कि भाई ये आगे आएगा, अब ये क्या है क्या नहीं वो मैं आगे देखूंगी, सिर्फ मैंने अभी नाम बताया कि एफ नाम का कोई फंक्शन आएगा आगे आपके पास। अब हमने अपना नॉर्मल काम शुरू किया, मेन फंक्शन बनाया, क्योंकि देखो जो भी फंक्शन है उसके आगे आपको क्या मिलेंगी, पैरेंथेसिस। ये वॉइड टाइप का है, वॉइड का मतलब ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा, जो भी कुछ होना होगा इसके अंदर हो चुका है काम, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एट द लास्ट। अब ये शुरू किया फंक्शन, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 क्या बनाए हैं यहाँ पे, वेरिएबल फ्लोट टाइप के, इनके अंदर कैसी वैल्यू जाएगी, फ्लोट की, मतलब पॉइंट्स में डेसिमल वाली। आई और एन कैसे रहेंगे, इंट टाइप के, ये बना दिए हैं हमने। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें ये बन चुके। नेक्स्ट अब लाइन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का मतलब जो आपको अपनी रन की स्क्रीन, एक दो स्क्रीन दिखती है हमें जब सी चलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी प्रोग्राम साथ साथ भेज ही दूंगी अगर यूट्यूब पे मैंने बनाया हुआ है। एक होती है ब्लू कलर की स्क्रीन, ब्लू वाली कौन सी होती है आपकी, जिस पे आप रन कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो। एक आती है ब्लैक कलर की स्क्रीन, ये कब होगी, जब आप रन कर रहे हो प्रोग्राम को, जब आप आंसर देख रहे हो, इस पे आप अपना प्रोग्राम टाइप करते हो, इस पे आपका आंसर आएगा। तो जब आपने लिखा प्रिंट एफ, ये जो प्रिंट एफ और इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी लिखा है ये एज इट इज़ आपको कहाँ लिखा दिखाई देगा, ब्लैक स्क्रीन पे, ताकि यूज़र को पता चले कि मुझे क्या करना है। ब्लैक स्क्रीन पे आपको ये लाइन लिखी दिखाई देगी, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे लिखा दिखाई देगा, सिर्फ इतना, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सब ब्लू स्क्रीन का है। एंटर वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एक्स एन एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल, ये लिखा दिखाई देगा। जब ये लिखा आएगा तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा, पहले मुझे वैल्यू किसकी देनी है, एक्स नॉट की, तो मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड से 0। फिर मुझे वैल्यू किसकी देनी है, एक्स एन की, मैंने पहले स्पेस दिया फिर दिया 6, ये वैल्यू तो किसकी बन गई है, एक्स नॉट की। 6 किसकी बन गई है, एक्स एन की, और एक्स एन के लिए मैंने क्या दिया है, सॉरी नंबर ऑफ सब इंटरवल, मतलब एच कितना देना चाह रही हूँ मैं, 6, ये सब इंटरवल है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे। पर ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू एक्स नॉट के अंदर जानी चाहिए, ये वैल्यू एक्स एन के अंदर जानी चाहिए, ये वैल्यू सब इंटरवल की है, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ लिखा है, कंप्यूटर को नहीं पता। तो देखिए इसलिए हम प्रिंट एफ के बाद क्या लगाते हैं हमेशा, स्कैन एफ, कि प्रिंट एफ लिखा होगा जब आपने तो आपको वैल्यूज़ लिख के देगा यूज़र, आपको वो ला के किसके अंदर डालनी है, पहली वैल्यू देनी है एक्स नॉट को, दूसरी देनी है एक्स एन को, तीसरी देनी है एन को। ये सब सिंबल आप सी में पढ़ चुके हैं, एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं। तो देखो अब जैसे ये स्कैन एफ आएगा उसके बाद ये पहली वैल्यू, क्योंकि एक्स नॉट कैसे टाइप का था, ये था फ्लोट, दिस वॉज ऑल्सो फ्लोट, सब इंटरवल किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से, और ये कैसा था, इंटीजर। तो एफ किसके लिए लगा है, एक्स नॉट के लिए, एफ किसके लिए, एक्स एन के लिए, थर्ड जो डी है वो किसके लिए है, एन के लिए। ये वैल्यूज़ अब कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने ये एक्स नॉट बना था, जहाँ एक्स एन बना हुआ था, जहाँ एन बना हुआ था, ये अब तक खाली थे। अब जैसे ये स्कैनफ वाली लाइन ये पढ़ेगा और ये वैल्यू उठाएगा, ये ले जाके इनके अंदर रख देगा कि एक्स नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 0, एक्स एन में क्या आ जाएगा, 6, एन में क्या आ जाएगा, 6, ये कंप्यूटर के अंदर ऐसे मेमोरी में बैठ जाएगा जाके। अब मैंने एच कहा है कि एच क्या है, मैं खुद कैलकुलेट कर रही हूँ, एक्स एन माइनस एक्स नॉट बाई एन। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, जाएगा पहले एच लिखेगा, एक्स एन, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जाके एक्स एन को ढूंढेगा, क्या है, 6 है, 6 रख दिया, माइनस एक्स नॉट जाके ढूंढेगा कितना है, 0, बाई एन कितना है, 6, डिवाइड होकर कितना आ गया, 1। तो एच के अंदर जहाँ भी एच बना हुआ था, क्योंकि देखो जैसे ही आप ये टर्म्स लिखते हो ना, ये इसको लिखते ही कंप्यूटर में ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं जाके, कि कोई एक्स नॉट आएगा, कोई एक्स एन आएगा, कोई एच आएगा, कोई वाई आएगा, कोई आई आएगा और कोई एन भी आएगा, ऐसे खाली जगह बना लेते हैं अपनी।
अब हम उन जगहों को भर रहे हैं एक एक करके यहाँ पे। तो h के अंदर कितना जाके बैठ जाएगा 1, ठीक है इतना। आगे चलते हैं। अब मैंने कहा है ये जो y है ये किसके इक्वल है, f(x0) प्लस f(xn). अब आपका जो ये प्रोग्राम है ये कंफ्यूज है कि ये f क्या है, अभी तक तो हमने f कहीं बनाया नहीं है। तो ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये ढूंढना शुरू करेगा क्या कहीं f है, तो इसको कहाँ मिलेगा f, ये मिला f, कि f एक फंक्शन है जो कि फ्लोट टाइप का है, इसके अंदर वैल्यू भी कैसी जाएगी, फ्लोट ही जाएगी। इसको पता चल गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इसके अंदर कोई फंक्शन यूज़ करते हो, सी का याद होगा, मेन हमेशा नीचे आके कभी नहीं ढूंढेगा उस फंक्शन को, अपने ऊपर जाके ढूंढेगा, इसलिए हमें एक बार वहाँ बताना पड़ता है। फिर आपका कंप्यूटर कहेगा कि भाई ये जो f है ना ऊपर तो पूरा नहीं बताया हुआ है, नीचे जाके ढूंढो, क्योंकि नाम तो आ चुका है ऊपर। तो अब आपका जो प्रोग्राम है उसको ये पता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास आई हुई है f नाम की, जिसके अंदर फ्लोट वैल्यू आई है। क्या ये दोनों फ्लोट है, बिल्कुल है। अब ये यहाँ आया, इसने देखा, अच्छा बाद में लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसने बताया है f के अंदर फ्लोट x। देखो जैसे ये वाला फंक्शन है f(x0), जैसे ही ये पढ़ेगा प्रोग्राम जाएगा इसके पास, कहेगा x की जगह रख दो जो ऊपर से आई है, कौन आया है x0, रख दिया, अंदर गया, जहाँ भी x है वहाँ क्या आ जाएगा x0। तो देखो रिटर्न क्या कहता है, रिटर्न कहेगा 1/1 प्लस x0 इंटू x0, 1/1 प्लस x0 का स्क्वायर, कि आप जो भी x0 आपको यूज़र ने दिया है वो रख दो। x0 कितना है हमारे पास, 0 है, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो ये अब आपको क्या रिटर्न करेगा 1, किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से बुलाया है इसको, इसने बुलाया था ना, यहाँ से नीचे आया था तो वापस यहीं जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे देगा अब 1। ऐसे ही f(xn) निकालेगा, f(xn) लिखते ही नीचे आएगा, x की जगह अब क्या रख देगा xn, जो उसकी ब्रैकेट में ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा, रिटर्न करेंगे अब हम 1/1 प्लस xn इंटू xn, और xn की वैल्यू कितनी है 6, तो 1/1 प्लस 6 का स्क्वायर 1/37, क्योंकि 1/1 प्लस 36 1/37, ये वैल्यू जाएगी यहाँ रख देगा, y आ गया। तो y के अंदर कितनी वैल्यू आ गई है टोटल, f(x0) कितना था 1, और ये कितना आया था 1/37, तो कितना आ जाएगा 38/37, ये y आ गया है, इतना ठीक है। फिर अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कौन कौन सी वैल्यू रख दी हमने, देखो फॉर्मूला से लिखते रहेंगे। हमने अब निकाला है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, क्या क्या निकालना अब, जो बाकी सारी थी ये सब, ये रह गई निकालनी। तो इसके लिए क्या चला देंगे, लूप। अब देखो x कहाँ से शुरू किया है इसने, x0 से, फिर है x1, x2, x3, x4, ऐसे करते करते xn आया है। x0 और xn ये दोनों तो ऐड करके अलग कर दिए, क्योंकि फॉर्मूले में ये दोनों अलग ब्रैकेट में थे। अब जो बचे हुए हैं उनके लिए मैं लूप लगा लूँ, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, मुझे अगर 1000 वैल्यू तो 1000 बार लिखना पड़ेगा अलग अलग, उससे बेटर क्या है एक ही बार लिख दो और क्या लगा दो उस पर लूप। तो हमने क्या किया, लूप लगा रहे हैं। i = 1 से शुरू किया, n से कम, मतलब n तक नहीं जाना, n से कम तक रहना, मतलब n-1 तक। तो पहले ये i को क्या बनाएगा 1, i है फिलहाल 1। फिर इसने चेक किया क्या i छोटा है n से, हमारा इस क्वेश्चन में n कितना था, यहाँ बताया था ना मैंने, ये n कितना है 6, तो इसने चेक किया क्या 1 छोटा है 6 से, ट्रू, तो ये अंदर आएगा। तो ये कहेगा y के अंदर क्या डाल दो, y जो पहले ऊपर से आया हुआ है, क्योंकि y के अंदर अभी क्या रखा था ऊपर 38/37, प्लस 2 लिखेगा इंटू f ऑफ x0 प्लस i इंटू h, यही फॉर्मूला ना, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, 37 प्लस 2 इंटू f, x0 की वैल्यू कितनी है फिलहाल 0, प्लस i कितना है 1 इंटू h कितना था 1, तो कितनी वैल्यू आ गई है 1। अब हमें मिल गया f1। अब ये f तो हमारे पास कहाँ है, नीचे, तो अब हम जाएंगे x की जगह क्या रख देंगे 1 रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई इसकी 1/2, तो 38/37 प्लस 2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 38 प्लस 37/37, ऐसे आ जाएगा। अब
क्या होगा i प्लस प्लस, इसका मतलब i में एक +1 हो जाएगा। तो अब i कितना बन जाएगा 2। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 छोटा है 6 से, अगर है तो फिर आएंगे अंदर। लेकिन अब जो ये वाला y है ये 38/37 नहीं रहेगा, अब y ये बन चुका है, क्योंकि y के पास देखो एक जगह है। आपने पहले बोला था 38/37, उसने ये रख दिया था। अब आप कह रहे हो y ये, तो ये इसको मिटा देगा और इसमें ये नई वैल्यू डाल देगा। तो ये y अब क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। और फिर आप रखोगे, अब i कितना बन गया है 2 बन चुका है, 2 आ जाएगा। आप ऐसे करके वैल्यूज़ निकालोगे सारी, तो आपके पास एट द लास्ट y बहुत बड़ा सा आ जाएगा, है ना। y बड़ा आएगा तो फिर आप क्या करोगे, जो y आया है अभी हमने क्या निकाली है, बीच की वैल्यूज़ ऐड की ना सारी, 1 से लेके n-1 तक यही वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम इसके साथ क्या कह रहे हैं, एक चीज़ और ऐड होगी, दैट इज़ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी दैट इज़ h/2, ये वाला, ये h/2 है ना पूरे के बाहर। तो जो भी अब आपने y निकाला है उस y के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, h/2। ये y पूरा आ गया है। अब देखिए जिसको इसमें डाउट आ रहा है तो उसको मैं एक और बार ये बता दूँ कैसे है, बिना वैल्यू लिए। अब मैं वैल्यूज़ नहीं लूँगी, मैं बताती जाऊँगी सीधा। ये तो देखो जो आपका क्वेश्चन होता है ना, ये वो होता है आपका क्वेश्चन क्या था, 1/1 + x²। तो क्वेश्चन रखना है बस इसमें। तो y पहले क्या है, f(x0 + xn), ये आ चुका है। फिर आप आए इसके पास, i कितना है 1, ये क्या चेक करेगा, 1 > 6, क्योंकि इस क्वेश्चन में n कितना है 6 है, ये वाला n था। ट्रू है, अंदर आया y के अंदर क्या चला जाए, पुराना y क्या था, यही था f(x0 + f(xn) + 2 इंटू में f(x0), i कितना है फिलहाल 1, h यही है। मैंने इसको थोड़ा इलेबरेट करके लिख लिया है, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। ये क्या बन जाएगा, x0 पहली वैल्यू थी उसमें +h किया है तो कहाँ पहुँच गए, x1 पे। तो ये क्या है, f(x1), इतना ठीक है। अब ये y की नई वैल्यू आ गई है। अब हम गए i के पास, फिर हमने इंक्रीमेंट किया, अब i कितना बन गया 2। फिर हमने चेक किया क्या 2 > 6 है, इसके लिए चेक कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो अंदर आए, नया y क्या बन जाए, पुराने y में ये ऐड कर दो। पुराना y अब कौन है, ये है f(x0 + f(xn) + 2 f(x1), ये पुराना y है। इसमें क्या ऐड करना है, ये टर्म, +2 इंटू में f(x0 + i था ना, i अब कितना बन चुका है 2, तो 2h। x0 में एक बार h ऐड किया तो x1 पे पहुँचे, एक और बार h ऐड करोगे 2h, तो किस पे पहुँच जाओगे, x2 पे। तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 + f(xn) + 2 f(x1) 2 f(x2), यही आ जाएगी। यार ये ना, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे करके, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, 2f(x5). तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x1 से लेके f(x5) लिख सकती हूँ ना। लेकिन अब मैंने इसको ट्रेपेजॉइडल वाले फॉर्मूला से देखा तो ये पूरा तो आ गया अंदर का, लेकिन एक h/2 रह गया है। तो मैं क्या कहूँगी, नेक्स्ट कमांड क्या दे दूँगी अपने प्रोग्राम को, कि y को कैसे लिख दूँ, h/2 इंटू पुराने वाला y। ये पुराना y है, यहाँ आ जाएगा, नए y में भी नई वैल्यू चली जाएगी h/2। तो अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखो क्या बिल्कुल सेम है, h/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 2 इंटू में बीच की सारी टर्म, यही आ गया ना। तो ये मैंने देखो पहले तो आपको वैल्यूज से बताया था, ये रख के, अब मैंने आपको नॉर्मल फार्मूले से भी बता दिया है। बस हम लास्ट में क्या कह देंगे अब, कि जो भी आपका ये y आया, मतलब जो ये आंसर आया है, इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ये जो भी आंसर आया है इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। भाई मुझे दिखे तो सही कंप्यूटर का आंसर कितना आया है, इसका आंसर ये आया है। getch क्या काम करता है, आपको ब्लैक स्क्रीन पे रोक के रखेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं कर देते। आपको आंसर वाली स्क्रीन दिखती रहेगी। जैसे आपके कैलकुलेटर में आपने प्लस दबाया था, 5 + 6 = दबाया तो 11 लिखा दिखाई देता है ना आपको, जब तक आप कोई और की प्रेस नहीं करते हो। ये getch का काम होता है।
फिर हमने मेन फंक्शन को बंद कर दिया, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा होता है।